हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक रहोगे। आज का जो हमारा सेशन है, आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करवाओ, सेक्शन 3 जो है वो करवाओ, बहुत ज़रूरी है। हमने ऑलरेडी ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज कर दिया था बच्चों। सेक्शन 3 में आपको कैसे करवाऊंगी, जैसे जो जो क्वेश्चन जिन जिन ऑप्शन के साथ में आते हैं उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन में करेंगे। जैसे ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज के साथ आता है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उसके साथ आता है आपको ग्रुप डिस्कशन। इनमें से जो भी आपको ईजी लगे, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगे, समझ में आता है कि आपको लगता है ये टॉपिक बड़ा इजी है, हम इसको कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत कर लो। सबसे बेस्ट चीज़ है आपको क्या करना है, समझ लो ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज बहुत ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे अच्छी तैयारी जो है वो आप लोग किसकी करोगे, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की करोगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी देखना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगेन ये 4 मार्क्स के लिए होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आज हम लोग करने वाले हैं। अब मैं इतना बोल रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो उसके लिए हमको अपने लेक्चर की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आओ आज हम शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के पहले अगर हम थोड़ा सा आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर ध्यान दे देंगे, तो देखो बच्चों, कोई भी जॉब, कोई भी काम अगर आप करते हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर रहो, चाहे आप एक एम्प्लॉय रहो, हर काम के लिए कोई ना कोई क्वालिटी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, क्वालिटी की ज़रूरत होती है, स्किल सेट की ज़रूरत होती है। बिना किसी स्किल के आप उस काम को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अब एक डॉक्टर जो है इतने साल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जाके वो प्रॉपर डॉक्टर जो है वो बन पाते हैं। कैसे पढ़ाई करते हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, काम सीखते हैं तो जाकर कर पाते हैं, राइट। बिना इन स्किल सेट के, बिना इन क्वालिटीज़ के आप किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम देखें एक बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेसमैन का काम क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज सेल करो और पैसे कमाओ। इतना आसान है क्या पैसे कमाना, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वालिटी आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप ये बिजनेस करना सीख सको। एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि कन्विंसिंग, किसी को आसानी से आप कन्विंस कर पाओ कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। सामान बेचना आना चाहिए, सेलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक बिजनेसमैन की बच्चों, वो क्या होती है हमारी, रिस्क टेकिंग। हर बिजनेस में रिस्क होता है, आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो रिस्क लेना आना चाहिए। तो रिस्क टेकिंग एक ऐसी क्वालिटी है जो हर बिजनेसमैन में आपको मिलेगी। अच्छा, अगला प्रोफेशन अगर हम देखें बच्चों तो होता है आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट के लिए क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत हो सकती है, आर्टिस्ट को इमेजिनेटिव होना पड़ता है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, यानी कि सोच समझ विचारधाराएं जो है उसकी वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है आर्टिस्ट उसके अंदर कि उसी के बेसिस पर अपना आर्ट जो है वो फॉर्म करता है। अब आर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि यहाँ पर मैंने एक पेंटिंग का पिक्चर डाल दिया तो आप समझो कि आर्टिस्ट का मतलब होता है पेंटिंग या ड्राइंग करने वाला। नहीं, आर्टिस्ट उसको एक बॉलीवुड एक्टर्स को भी आप बोल सकते हो, एक्ट्रेसेस की भी वो बोल सकते हो, जो एक रोल में पूरी तरीके से जान डाल देते हैं। आप जो सिंगर्स होते हैं जिनके आप गाने सुनते हो, जो शायर होते हैं जिनकी शायरी सुनते हो, ये सारे लोग क्या होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि एक आर्ट, एक कला होती है इनके पास में। अब कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो इनको एक आर्टिस्ट बनाती है, सबसे पहले हमने देखा इमेजिनेटिव होना चाहिए, फिर हमने देखा क्रिएटिव होना चाहिए, फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर यानी कि सीमित नहीं रहना चाहिए किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, एकदम हटके, एकदम अलग, एकदम यूनिक सोचना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं हमारे आर्टिस्ट की। अगले प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है एक लॉयर। लॉयर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लॉयर के अंदर सबसे पहले तो लॉजिकल थिंकिंग, यानी जो भी बात वो बोल रहा है, बोलने वाला है, जो भी सोच विचारधारा है। देखो, आप एक लॉयर से अगर आप जाकर मिलो, आप उससे बात करो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आएगा कि वो किस तरीके से सोचते हैं, कैसे वो बात करते हैं। अगर आप झूठ बोलोगे फट से पकड़े जाओगे, क्यों, क्योंकि वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, बड़ा ही लॉजिकली सोचते हैं। ओरेट्री यानी जिसको बोलना आना चाहिए, बोलना क्यों आना चाहिए, लॉयर गूंगा थोड़ी रह सकता है, केस लड़ना है उसको तो उसको सही तरीके से सही बातों को करना आना चाहिए, सवाल पूछना आना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए। फिर आता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विचारधाराओं वाला होता है ये प्रोफेशन। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक गलत फैसला, आपका एक कदम क्या कर सकता है, किसी बेगुनाह को गुनहगार साबित कर सकता है। अगला प्रोफेशन आता है हमारा पुलिसमैन। तो एक पुलिसमैन जो है उसके लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हर बार 24 घंटे उसको अलर्ट यानी कि चौकन्ना रहना पड़ता है। उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव, यानी कि हर चीज़ में आप किसी पुलिस वालों को देखो, कहीं मिल जाए रास्ते में, कुछ बोलोगे आप उनको तो हर चीज़ की वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये क्वालिटी होती है उनके अंदर की। अगर जाकर उनको किसी चीज़ के लिए बोल दिया कि नहीं मैं हेलमेट अपना घर पर भूल कर आ गया हूँ, तो
उनके क्वेश्चंस होते हैं, राइट। लाइसेंस नहीं है, क्यों नहीं है लाइसेंस, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने तरीके से। फिर आता है हमारा लव फॉर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके की होती है, रनिंग होती है, जॉगिंग होती है, और भी बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जिसके लिए आपका एक प्यार, एक मोहब्बत होनी चाहिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ से। तो ये सारी क्वालिटी एक पुलिसमैन की होती है। एक साइंटिस्ट जो होती है, साइंटिस्ट होने के लिए आपको क्या क्वालिटी की ज़रूरत है, रीडिंग यानी कि पढ़ना आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने का काम होता है साइंटिस्ट का, और उसी के साथ साथ रिसर्च करने का, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या करना पड़ता है, उनको रिसर्च परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है बच्चों जो साइंटिस्ट के लिए होना ज़रूरी है इस प्रोफेशन में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे क्वालिटीज़ रिक्वायर। अब ये जो क्वालिटीज़ रिक्वायर है ये कौन सी चीज़ों के लिए, अपने करियर गोल को अचीव करने के लिए। चाहे आपका कुछ भी गोल हो, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहते हो, आपके करियर का आपने गोल बना रखा है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर कुछ तो बात होनी चाहिए। वो क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको करियर गोल अचीव करने में मदद करेगी। सबसे पहला आता है आपका परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर अपने काम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्यूरियोसिटी, इच्छा होनी चाहिए उन चीज़ों को सीखने की जो आप नहीं जानते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए जब भी आप किसी भी काम को परफॉर्म करते हो। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है कि आप कितनी मेहनत करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हो, 2 दिन छुट्टी ले रहे हो, फिर से हार्ड वर्क करना शुरू कर रहे हो, नहीं, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे बार बार। तो कंसिस्टेंसी जो है वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। करेज यानी कि हिम्मत होना बहुत ही ज़रूरी है। कल उठकर किसी तरीके का फेलियर अगर आप बीच में फेस करो तो आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है। नेक्स्ट आता है पैशनेट। पैशनेट यानी कि वो पैशन होना चाहिए आपके अंदर, आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी करियर गोल को अचीव करना है तो। और लास्ट में आता है हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी कि अपना पूरा जी जान लगाकर जद्दोजहद से आपको क्या करना है, करियर गोल को अचीव करने के लिए आप हर एक पड़ाव को पार करने के लिए तैयार हो। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हमको करियर गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे ऑब्स्टेकल्स हैम्परिंग इन अचीविंग योर गोल्स, यानी ऐसी क्या बाधाएं आ सकती है जिसकी वजह से हमको अपना गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है, लैक ऑफ गाइडेंस। अगर आपको किसी ने गाइडेंस नहीं दिया हो, आप जानते ही नहीं हो कि करियर में करना क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप किसी भी तरीके के नतीजे पर नहीं पहुँच पाते हो। दूसरा आता है गिविंग एक्सक्यूजेस, हर बात पे बहाना बनाना कि अरे नहीं मेरे पास तो रिसोर्सेस ही नहीं है, अरे नहीं मेरे पास इन चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सिर्फ बहानेबाजी है जो हम देते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस का तो बच्चों हम क्या ही बोले, जब पढ़ने बैठते हैं तो हमको अच्छे से पता है, एक हम सोच लेते हैं 2-3 घंटे के लिए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक बीप बज गया, फ़ोन उठा लिया, मैसेज एक बार हमने देख लिया, बस फिर वो 3 घंटा कैसे फ़ोन में निकल जाता है पता ही नहीं चलता हमको। तो डिस्ट्रैक्शंस जो है हमारी लाइफ में वो बहुत है। फिर आता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। एक होता है कॉन्फिडेंट होना, एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप ये काम, ये गोल को अचीव कर लोगे, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। और लास्ट जो क्वालिटी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने आपको बोला, कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू एफर्ट्स होना चाहिए, तो लैक मतलब एब्सेंस है, आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ऐसी कोई चीज़ें आपके अंदर होती है, एक्सक्यूज़ देते हो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर गोल को सही से अचीव नहीं कर पाते हो। अच्छा, अब आता है हमारा क्वेश्चन। ये आप सोच रहे हो मैम आपने क्वालिटीज़ बता दी, प्रोफेशंस के बारे में बता दिया, लेकिन एसओपी का क्या, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्या क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल टॉपिक जो कि है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक लेटर लिखते हैं हम। ये लेटर हम किसको लिखते हैं, ये हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी को। किस चीज़ के लिए, किसी कोर्स में हमको एडमिशन लेना होता है।
क्या करना होता है, हम एक लेटर लिखते हैं एक यूनिवर्सिटी को, किस चीज़ के लिए, कि हमको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब आप बोलोगे मैम महाराष्ट्र बोर्ड में एडमिशन ले लिया, मेरे भाई बहन ने तो बीकॉम में एडमिशन लिया है मुंबई यूनिवर्सिटी में, या फिर कंटिन्यूअस कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी कोई लेटर नहीं लिखा, तो हम ये लेटर क्यों लिखे। बराबर सही बात है आपकी, अपनी ही स्टेट की यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो लेटर नहीं लिखना होता है। ये लेटर हम कब लिखते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो एसओपी समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन लिखते हो आप यूनिवर्सिटी को, आपको कोई एक स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लेना होता है। इसलिए अभी ये जो एसओपी होता है ये ऐसे होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, किसी टॉपिक के ऊपर निबंध लिखते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो ये ऐसे होता है। ये ऐसे किसके बारे में होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के बारे में। किसके बारे में, यू एज अ पर्सन, यानी कि हम हमारे ही बारे में एक लेटर लिख रहे होते हैं, एक निबंध लिख रहे होते हैं। किसको, यूनिवर्सिटी को। क्यों, एडमिशन लेने, किसमें, एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जिसके अंदर हम हमारे एम्स और एम्बिशंस लिखते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो हमको लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों होती है। जब तक यूनिवर्सिटी को नहीं लगेगा कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो, वो अपने पास आपको एडमिशन जो है वो नहीं देगी। तो ये जो एसओपी होता है ना, इसको समझ लो ये सेल्स लेटर होता है। आप अपने आप को बेच रहे होते हो, किस क्या बताकर, हमारे एम्स और एम्बिशंस क्या है, किस तरीके से हम आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर है, क्यों हमारे लिए ये कोर्स हमारे करियर के लिए बेहतर है। इन सारे सवालों का जवाब जो होता है वो आप इस लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जो कि एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अंदर लिखते हो। अब ये जो एसओपी है किस बारे में बात करता है, ये हमारी जर्नी के बारे में बात करता है। जर्नी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप कब पैदा हुए तब से लेकर अभी तक का सारा चीज़ें बता दो, नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताने होते हैं। इस लेक्चर के बाद हम एक सैम्पल भी करने वाले हैं कि कैसे एसओपी जो है वो लिखा जाता है। ओके, अब ये हमारी जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। इसी के साथ साथ ये किसके बारे में बात करता है, इनर क्वालिटीज़ के बारे में जो हमने नर्चर किया है। यानी कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही थी, हमने पढ़ाई कंप्लीट की, जॉब किया, फिर हमको लगा वापस से हमको पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन लेना है हमको कहीं ना कहीं पर, तो हम क्या करते हैं, उस दौरान जो भी क्वालिटीज़ हमारे अंदर नर्चर हुई है, हम उन क्वालिटीज़ को इस एसओपी के अंदर मेंशन करते हैं। ओके, उसके बाद ये हमको बोलता है इट एक्सप्लेन्स वाई यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, यानी कि एसओपी क्या बताता है, हमको इस सवाल का जवाब देना होता है कि आपको इस कोर्स में एडमिशन क्यों लेना है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, क्यों आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, आपकी क्या चीज़ें पसंदीदा है जो आपको यहाँ तक ले आती है, आपके इंटरेस्ट, आपके एम्स, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और आपने इस पर्टिकुलर कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया है। तो इसका आंसर आपको आपके एसओपी में देना होता है। इट इज़ अ गेटवे टू योर करियर, यानी कि क्या है ये एक रास्ता है कहाँ जाने के लिए, हमारे उस यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एडमिशन के लिए। एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आई होप एसओपी का मतलब जो है बच्चों वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जानना होगा कि मैडम हमारा क्वेश्चन तो अब भी वही है, क्यों यूनिवर्सिटी जो होती है वो हमसे मांगती है, क्या मांगती है, एसओपी मांगती है। हमने तो आज तक एडमिशन के लिए हमारे घर वालों ने नहीं लिखा है एसओपी, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी मांगती है बच्चों और कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। अच्छा, पहले तो हम देखेंगे कौन से कोर्सेज के लिए हम एसओपी लिखते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि 13 से लेके 15 तक जो होता है वो हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, तो उसके लिए हमको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि 15th के बाद जो होता है, फॉर एग्जांपल आपका एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, एमएमएस हो गया, इनको मास्टर्स जो होते हैं हमारे, देखो अंडर ग्रेजुएट जो होता है बच्चों ये होता है हमारा बैचलर, ठीक है, ये होता है हमारा बैचलर्स। पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है वो होता है हमारा मास्टर्स, और डॉक्टरेट जो होता है, जो हमारा बेसिकली पीएचडी होता है, नाम के आगे डॉक्टर लगता है जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करते हो। ओके, तो जब आपको इन कोर्सेज में एडमिशन्स लेने होते हैं
तब आपको क्या करना होता है, एसओपी लिखना होता है। लेकिन सवाल अब भी यही है मैम कि हम कहाँ पर देते हैं ये एसओपी। ये जो एसओपी हम लिखते हैं बच्चों, ये किसके लिए लिखते हैं, जब हमको फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। कहाँ अप्लाई करना होता है बच्चों, जब हमको फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए, तब हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यानी कि हमारी कंट्री में सिर्फ स्पेसिफिक हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से बाहर की बात कर रहे हैं। समझ लो आपको कनाडा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स का कोर्स करना है मास मीडिया में, तो आप उनको एक बहुत अच्छा एसओपी बनाकर दोगे कि क्यों आपकी यूनिवर्सिटी बेटर है, क्यों मास्टर्स ऑफ मीडिया जो है वो मैंने कोर्स चुना है, आपकी यूनिवर्सिटी से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या सीखने मिलेगा, कैसा मेरा करियर गोल, एम और एम्बिशन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के साथ मैच करता है। तो ये सारी डिटेल्स जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम अपने एसओपी के अंदर। एसओपी का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, प्लीज़ टेल मी द फॉर्मेट ऑफ एसओपी। अब आप बोलोगे मैम ठीक है आपने ये बता दिया, मुझे एसओपी का मतलब तो समझ में आ गया, अब उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से एसओपी जो है वो लिखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखना कि एसओपी जो है वो 500 वर्ड्स का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 वर्ड्स का होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको 5 या 6 पैराग्राफ में एसओपी लिखना होता है। 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। तो 5 से 6 पैराग्राफ्स में आपको अपना एसओपी जो है वो लिखना है। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों अपने सबसे पहले वाले पैराग्राफ की, जो होता है हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो है हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, तो हम शुरुआत यहाँ पर किन चीज़ों की करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आपको कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है आप उसके साथ शुरू करते हो। उसके पहले आप अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हो कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, आपका नाम तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका पूरा डिटेल बैकग्राउंड, आपकी स्टडीज़ अगर आपने कहाँ तक कंप्लीट की है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप जो है वो अपने पर्सनल बैकग्राउंड में शेयर करते हो। अब आप बात करते हो मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पर आप बता रहे हो आपके लाइफ में आपका एम जो है वो क्या है, आपका विजन क्या है। फिर आप बात करते हो व्हाट इंटरेस्ट यू टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब आप यहाँ पर बात कर रहे हो ऐसी क्या बात है भाई जो आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट आ गया है। ओके, ऐसी क्या बात है जो आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट दिलाता है, क्यों आपको इसी कोर्स में एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैच करनी चाहिए जब हम इस सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। अब ये है हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ जो है वो हमको क्या बोलता है, व्हाई यू विश टू जॉइन दिस स्पेसिफिक कोर्स। एक हमने बताया कि हमको क्यों इंटरेस्ट है इस कोर्स में, अब हमको इस कोर्स को ज्वाइन क्यों करना है, यही स्पेसिफिक कोर्स या प्रोग्राम को ज्वाइन क्यों करना है। व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, किन चीज़ों में मतलब हम यहाँ पर करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाती है, लुभाती है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्कूल और कॉलेज, आपने कहाँ पर अपना स्कूलिंग किया है, कॉलेज कहाँ पर किया है, अंडर ग्रेजुएट अगर हो आप ऑलरेडी, या आप बैचलर्स हो पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, स्कूलिंग कहाँ से की है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जो है वो अपने एकेडमिक का भी देना होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ की तरफ बच्चों, जिसके अंदर हम बात करते हैं क्वालिटीज़ की। कौन सी क्वालिटीज़ की, जो इस करियर गोल और ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़रूरी हुए। तो वो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर है। जैसे हमने अभी अभी कुछ क्वालिटीज़ देखी ना, जो क्वालिटी का होना ज़रूरी है अगर आपको अपने करियर गोल को अचीव करना है। तो आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले अपना करियर गोल और ऑब्जेक्टिव्स बताना है, और आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो मैच करेगी इस करियर गोल के साथ। डिस्कस द कोर्स करिकुलम, इस कोर्स के बारे में आप डिटेल में बताएंगे कि क्या है, इस कोर्स के बारे में आप कितनी नॉलेज रखते हो। फिर आप बात करेंगे अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, जो इस कोर्स से मैच होती होंगी, जो इस कोर्स से मैच होती है। ऐसी क्या बात है आपके अंदर जो आपको लगता है कि आपको इस कोर्स को करना चाहिए, तो वो काबिलियत जो है वो आपको यहाँ बतानी होती है। स्किल्स यू वुड एनहांस ड्यूरिंग दिस कोर्स, और ऐसी क्या स्किल्स है जो आपको लगता है आपके अंदर इम्प्रूव हो जाएगी, आपके अंदर इम्प्रूव हो जाएगी, या और ज़्यादा ऐसी स्किल है जब आप ये पर्टिकुलर कोर्स करोगे तो आपको सीखने मिलेगा। तो वो सारी स्किल्स आपको मेंशन करनी है अपने थर्ड पैराग्राफ के अंदर। ओके,
अब आते हैं बच्चों हम अपने फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। फोर्थ पैराग्राफ जो है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपने इन केस किसी तरीके की इंटर्नशिप की है या कोई प्रोजेक्ट किया है, इसी फील्ड से रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा, तो आपको मेंशन करना है। तो जब आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। किसके ऊपर? जो आपका एसओपी पढ़ रहा है उसके ऊपर। कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है कि ये बंदा जो है जिसने एसओपी लिखा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा, ये जो एप्लीकेंट है वो क्या है, सीरियस है। क्यों? क्योंकि इसने इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखा है, तो उसको एक्सपीरियंस मिला है इस फील्ड का, तभी जाके उसने हमारे कोर्स में एडमिशन लेना है। स्टेट व्हाट मेक्स यू स्टैंड यूनिक फ्रॉम दी अदर एप्लीकेंट्स। अब आपको इसके अंदर अपनी यूनिक बातें बताना है जो आपको दूसरों से अलग करती है, कि कैसे ऐसी कोई क्वालिटी जो आपके अंदर है जो दूसरों के अंदर नहीं है। तो आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप इस कोर्स को डिजर्व करते हो। नेक्स्ट जो है वो आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में बात करोगे, कि ऐसी क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं आपके जिसके लिए आपको लगता है आपको ये कोर्स परस्यू करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ। बच्चों कई बार ऐसा होता है फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ भी हो सकता है, आपका फिफ्थ पैराग्राफ भी कंक्लूडिंग हो सकता है। ओके, फिफ्थ पैराग्राफ में आप मेंशन करते हो यूनिवर्सिटी के फीचर्स, कि यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खास बात लगी है आपको जो आपने हमारी यूनिवर्सिटी को चुना है एडमिशन लेने के लिए। हाउ यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ। अब आपको ये भी बताना है कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तुम्हारे करियर ग्रोथ के लिए हमारी यूनिवर्सिटी क्या बेनिफिट तुमको देने वाली है। फिर आते हैं हम अपने सिक्स पैराग्राफ्स की तरफ। ठीक है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर हम जो है वो उनसे अपॉर्चुनिटी मांग रहे होते हैं। क्या मांगते हैं? अपॉर्चुनिटी मांगते हैं, लेकिन एक बहुत ही पोलाइट मैनर में मांग रहे हैं। बड़े ही प्यार से हम उनसे अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लिया तो हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा हमको वहाँ पर बता देना है। ठीक है, हाउ यू लुक एट एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपका लॉन्ग टर्म 5, 6, 7 साल, 8 साल, ठीक है, या 10 साल, आपको क्या लगता है कि क्यों यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आगे जाकर मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है इस यूनिवर्सिटी से, इस कोर्स को सीखकर, ये भी आपको बताना है। अब यहाँ पर आप किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांग सकते हो बच्चों की, फाइनेंशियली हमारी हेल्प कर दो, हम बहुत गरीब हैं तो आप हमारी हेल्प करो, आपकी यूनिवर्सिटी में पैसे बहुत कम हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ करियर गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्यों यूनिवर्सिटी बेटर है, क्यों आप सूटेबल हो उस यूनिवर्सिटी के लिए, और कैसे यूनिवर्सिटी आपको आपके करियर ग्रोथ तक पहुँचा सकती है। तो यही सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है बच्चों, वो आपको अपने SOP के अंदर मेंशन करनी होती है। ओके, अब क्या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको SOP लिखने के टाइम पर पता होना चाहिए? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखते हैं। अब क्या है वो सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस? ओके, सबसे पहला है मस्ट बी रिटन इन क्लियर एंड लूसिड लैंग्वेज, यानी हमको आसान और ईजी भाषा में लिखनी है, ज़्यादा बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग जो है वो हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर हम इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिखेंगे, बड़े बड़े जार्गन्स का यूज़ करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, हो सकता है जो हमारा SOP पढ़ रहा होगा उसको समझ में ना आए कि आपने क्या लिखा है। तो बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आपको लिखना है अपने बारे में। फिर आता है डो नॉट मेक स्पेलिंग और कंस्ट्रक्शन एरर्स, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अपना SOP लिखते हो तो 3 से 4 लोगों से चेक करवा लो कि इसमें किसी तरीके का एरर नहीं है। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में, यानी जो सेंटेंस फ्रेम होता है उसमें किसी तरीके की मिस्टेक नहीं होती है। कैसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए? जैसे कि पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में आपने अगर लिख दिया है सेंटेंस, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। टोन ऑफ राइटिंग जो है वो कन्विंसिंग होनी चाहिए। जैसे हमने देखा है कि हमको जो लिखना है अपने बारे में, बेसिकली हम यूनिवर्सिटी में अपने आप को सेल कर रहे हैं कि आप हमको एडमिशन दे दो। तो जो आपकी टोन होगी, जो आप लिखोगे लेटर, उसके अंदर सारे वर्ड सोच समझ कर लिखने हैं और कन्विंसिंग स्टाइल में लिखना है कि यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करे, वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले। हाईलाइट रिलेटेड क्वालिटीज़ एंड लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर बोल रहा है आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होगी उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको कलर कर दे, बिल्कुल भी नहीं। हाईलाइट का मतलब होता है कैसे ये क्वालिटी आपके लिए बेनिफिशियल है और यूनिवर्सिटी को भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, या इस करियर ग्रोथ में आपको कैसे आपकी क्वालिटी आगे तक ले जाएगी। तो ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में आपको मैंशन करना है।
योर एप्लीकेशन मस्ट बी यूनिक, जैसे मैंने आपको बोला आपका एप्लीकेशन बहुत ही यूनिक होना चाहिए, जो ये बताता है कि कैसे आप दूसरों से अलग हो, कैसे आपको दूसरों से अलग करता है आपका एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बच्चों लिखना होता है। ओके इसके साथ हमारे जो इंस्ट्रक्शन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ख़त्म होते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे एक SOP को हम लिखते हैं। ओके एक सोल्यूशन ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर रेडी है। क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेथ यूके की एक यूनिवर्सिटी है जो कि बिजनेस स्टडीज़ के लिए फेमस है। अब इस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है किसके लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हो और आपको अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, फ्यूचर में फैमिली बिजनेस जो है वो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी आगे तक ले जाना है। In your junior college, you have opted for commerce, scored well in your standard 10th board exam, you made a profit in the stall you had put up in the business fair organized by your school or college। अब आपको बताना है कि मैंने जो है वो क्या किया था, कॉलेज में कॉमर्स चुना था और इसी के साथ साथ 10th में भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे हमेशा से एक बिजनेसमैन बनना था। तो मैंने स्कूल में क्या किया था या कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज दोनों में से कोई भी एक आपको बताना है कि मैंने एक स्टॉल लगाया था, उस स्टॉल में मैंने बहुत ही अच्छी इनकम कमाई थी, एक बिजनेस जो है वो वहाँ पर स्टार्ट किया था। योर हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, यू गेट अलॉन्ग विद पीपल, यानी कि ये तुम्हारी हॉबी है जो तुमको मेंशन करना है कि क्रिकेट या किसी गेम में आप बहुत अच्छे हो और आप लोगों के साथ बहुत ही इजी गोइंग हो, यानी कि आसानी से मिक्सअप हो जाते हो। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बच्चों याद रखो जो हमने पढ़ा है पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके सोल्यूशन है, आई बिलोंग टू अ फैमिली विच इज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन बिजनेस। देखो हमने पर्सनल बैकग्राउंड पढ़ा था, पर्सनल बैकग्राउंड यहाँ पर हमारा आ गया कि मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करता हूँ जिसका ट्रेडिशन क्या है, पुराना ट्रेडिशन जो है वो रिवाज है वो बिजनेस का चला आ रहा है। मेरे जो फादर है वो 3rd जनरेशन बिजनेसमैन है। 3rd जनरेशन यानी कि सबसे पहले पापा के पापा रहे हैं, उसके बाद सेकंड में हमारे दादाजी रहे, 3rd हमारे फादर है जो कि बिजनेसमैन है। आई ग्रीव अप मीटिंग रिलेटिव्स हु आर ऑल्सो बिजनेसमैन, और इसी के साथ साथ मेरे जो रिलेटिव्स रहे हैं, रिश्तेदार रहे हैं, वो भी बिजनेसमैन रहे हैं। आई हैव नेवर थॉट ऑफ परसुइंग एनी करियर अदर देन बिजनेस। अब देखो बच्चों यहाँ पर उसने क्या किया, अपना पूरा बैकग्राउंड लेकर शुरू कर दिया है कि क्यों मुझे बिजनेस में जाना है। तो पहले मुझे बताना होगा ना कि बिजनेस में जाना ही क्यों है मुझे, क्यों मैंने यही चीज़ को सोच रखा है, क्यों कोई दूसरा करियर ऑप्शन नहीं सोचा है। तो मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड है वो ही बिजनेस को बिलोंग करती है, हमारे खानदान में सब कोई बिजनेसमैन है, इसी के साथ साथ हमारे रिश्तेदार भी बिजनेस में ही है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी एक बिजनेसमैन ही बनना चाहता हूँ। तो वो जो बिजनेस है आप यहाँ पर बता रहे हो हमारे ब्लड में है। ओके, माई फैमिली बिजनेस इज डूइंग क्वाइट वेल बट द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज चेंजिंग रैपिडली। अब यहाँ पर आपको बताना है कि धीरे धीरे अब आपको मुद्दे पर आना है कि कैसे 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 आप जो है वो बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो। तो फैमिली का जो बिजनेस है वो तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई न्यू चेंज आता है, तो मैं उस चेंज के साथ अपने बिजनेस को जो है वो आगे लेकर जाना चाहता हूँ। Hence I aspire for a degree in business studies from an institution of repute such as yours। और इसीलिए मैं कोई बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से क्या करना चाहता हूँ, बिजनेस की पढ़ाई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने फैमिली बिजनेस को और आगे एक्सपांड कर सकूँ। अब आप यहाँ पर अपने थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि जैसे मैंने आपको कहा स्कूल एकेडमिक रिकॉर्ड आपको बताना है। तो आपने अपने स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर किया था, किसमें, मैथ्स और इंग्लिश में, और जूनियर कॉलेज में आपने कॉमर्स लिया था जिसके अंदर आपका फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स था। अ कूल हेड ऑन हिज शोल्डर्स इज अ मस्ट फॉर अ बिजनेसमैन, यानी कि एक बिजनेसमैन होने के लिए आपने क्वालिटी बताई, ठीक है, और वही क्वालिटी आपके अंदर भी है। देखो मैंने आपको कहा था ना आपको अपनी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करनी है, तो ऐसे आप अपने क्वालिटीज़ को हाईलाइट करोगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक बिजनेसमैन होने के लिए ये जो कंधे हैं, जो बोझ उठाते हैं, इस कंधे के ऊपर ये जो हमारा हेड है यानी हमारा जो दिमाग है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा शांत होना चाहिए। तो वही चीज़ हमारे इस क्वालिटी को क्या करती है, हाईलाइट करती है। विथ एन एजिटेटेड माइंड यू कांट एवर टेक द राइट डिसीजन, और अगर हमेशा आप गुस्से में रहोगे, एंग्री रहोगे, तो आप कभी भी अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं ले सकते हो। इफ़ आई वे टू से समथिंग अबाउट माई स्ट्रेंथ्स आई वुड से दैट आई एम काम बाय नेचर। देखो यहाँ पर उसने अपनी क्वालिटी को हाईलाइट कर दिया। पहले उसने क्या बताया कि इस प्रोफेशन में किस क्वालिटी की ज़रूरत है, कूल हेड की, यानी कि एकदम काम होने की ज़रूरत है। फिर उसने धीरे धीरे अपने बारे में बात किया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या बोलती है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि मैं बहुत ही काम इंसान हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है। I assess the pros and cons of the matter on hand objectively. That is why I was always made the captain of a cricket team. तो यहाँ पर अब उसने दूसरी क्वालिटी क्या बताई है,
टीम के साथ मैं कितना अच्छा हूँ। कैसे बताया है कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो मैं सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखता था हमेशा और इमीडिएटली कोई भी चीज़ का सोल्यूशन दे देता था। इसीलिए मुझे क्या बना गया, कैप्टन बनाया गया था, किसका, क्रिकेट टीम का। तो देखो यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया कि मैं कॉलेज में या स्कूल में क्रिकेट प्ले करता था और इसीलिए मुझे हमेशा, मैं बहुत ही अच्छा लीडर रह चुका हूँ, इसीलिए मुझे उसका कैप्टन जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया। अब एज दे से द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. Just thinking that I am endowed with great business acumen would remain a mere boast until I prove it with an example. Luckily, I had a great chance to use my business sense during the business fair organized by our college. तो अब यहाँ पर वो बात कर रहा है अपनी क्वालिटी को हाईलाइट करते हुए कि कैसे मुझे कैसे पता चला कि हाँ भाई मुझे बनना ही है बिजनेसमैन। तो लकीली क्या हो गया था, हमारे कॉलेज में जो है वो बिजनेस फेयर ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, जहाँ पर हमने पढ़ा ना कि आपने स्टॉल लगाया था और आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल गया। तो आप यहाँ पर बता रहे हो कॉलेज में क्या हुआ था, बिजनेस फेयर जो है वो लगा था। फेयर का मतलब होता है बिजनेस का मेला लगा हुआ था, आप सबको स्टॉल जो है वो सेटअप करना था। तो उसी में मैंने भी पार्टिसिपेट किया और अपना स्टॉल जो है वो सेटअप कर लिया था। आई प्रपोज्ड अ स्टॉल सेलिंग हेलमेट्स। तो यहाँ पर उसने किस चीज़ का स्टॉल लगाया था, हेलमेट बेचने का स्टॉल लगाया था। प्रिंसिपल ने क्या किया था, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, अंडर 18 है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर 18 है। तो अंडर 18 वाले बच्चे हैं वो तो बाइक ही नहीं चलाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होगा, तो वो हेलमेट लेकर आ ही नहीं, हेलमेट खरीद ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसा आइडिया है जो काम नहीं करने वाला, बहुत ही विचित्र आइडिया था, काम करने वाला आइडिया नहीं लगा प्रिंसिपल को। क्यों, क्योंकि तुम कॉलेज में हो जहाँ पर बच्चे ऑलरेडी अंडर 18 है, तो कोई तुमसे हेलमेट जो है वो क्यों खरीदेगा। आई परसिस्टेड एंड समहाउ गॉट द परमिशन। तो प्रिंसिपल को मैंने क्या किया था, अपने कॉलेज में फोर्स किया था कि कुछ भी करो मुझे परमिशन दे दो, मुझे बस बेचना है। तो उसने थोड़ा सा कन्विंस किया तो प्रिंसिपल मान गया। इट वॉज अ 3-day फेयर। ऑन द फर्स्ट डे मेनी स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट द सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स डू हैव हेलमेट्स एट होम बट दे डोंट वेयर देम। तो यहाँ पर ये जो फेयर था कितने दिन का था, ये मेला जो लगा था बिजनेस का 3 दिन का था। अब कुछ फ्रेंड्स थे उसके जिसने आकर बोला कि हमारे घर पे ऑलरेडी लोग हैं जिनके पास हेलमेट है लेकिन वो लोग हेलमेट पहनते ही नहीं है। आई आस्क्ड देम टू ब्रिंग दोज अनवोर्न हेलमेट्स द नेक्स्ट डे। तो उसने क्या बोला कि मैंने उनको बोला कि एक काम करो, तुम क्या करो, उनके जो हेलमेट से जो वो लोग नहीं पहनते हैं उसको लेकर आ जाओ मेरे पास में, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉम्पेंसेट दे दूंगा फॉर दी ओल्ड वंस, यानी कि जो हेलमेट तुम लेकर आओगे उसके लिए मैं तुमको कुछ अमाउंट दे दूंगा। दे नीडेड टू पे ओनली द डिफरेंस फॉर द न्यू वंस। तो जो डिफरेंस अमाउंट रह जाएगा ना, उनको सिर्फ उतना ही अमाउंट देना था। कितना देना था, जो भी न्यू है और जो ओल्ड है उनके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है उतना ही पे करना था। विच दे कुड गिव एज अ गिफ्ट टू द फैमिली मेम्बर्स। तो अब तुमको क्या करना है, पुराना लेकर आओ, नया मैं तुमको दूंगा, तो डिफरेंस अमाउंट पे करो उसका और तुम इसको एक गिफ्ट बनाकर दे दो अपने फैमिली मेम्बर को। आई हैड ऑलरेडी मेड अ टाई अप विद अ सेकेंड हैंड हेलमेट डीलर। तो मैंने क्या किया था, सेकेंड हैंड जो हेलमेट डीलर्स होते हैं उनके साथ में टाई अप करके रखा था कि जो भी पुराना आएगा मैं तुमको दूंगा। तो उससे उसने क्या किया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। अब द गिफ्टेड हेलमेट्स हैड सेंटिमेंटल वैल्यूज एंड हेंस वे यूज्ड। तो जब आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट देते हो, अपने घर वालों को गिफ्ट देते हो, तो डेफिनेटली उन लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हालांकि खुद खरीदेंगे तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कुछ इमोशंस जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं जब हमको कोई चीज़ जो है वो गिफ्ट में मिलती है। इसी तरीके से वो जो हेलमेट जो है हमारे कॉलेज के बच्चों ने अपने घर वालों को दिया, तो इससे इमोशंस जुड़ गए थे, इसीलिए हेलमेट्स का यूज़ जो है वो शुरू हो गया। द सेटिस्फैक्शन ऑफ बींग इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग मनी लाइव्स वॉज अ बोनस। अब मैंने इसके साथ पैसे तो कमा लिया, लेकिन इसके साथ मैं कितनी ज़िंदगी भी कमा रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए एडेड एडवांटेज था, ये तो मेरे लिए बोनस था। जैसे एक मुहावरा होता है ना, सोने पे सुहागा हो गया, कि मैं तो सिर्फ क्या कमा रहा था, उनसे प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ अब मैंने लोगों की जान जो है वो भी बचा ली। तो ये देखकर मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था। आई नो फॉर श्योर दैट द केस नरेटेड अबाउट इज नॉट अ पाथ ब्रेकिंग इवेंट। तो वो ये भी बोल रहा है कि मुझे पता है ये सब जो मैंने कहानी लिखी है, बिजनेस स्टॉल में पैसे लगाए, ये किया वो किया, ये कोई बहुत बड़ा काम, मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया मैंने, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए जो है वो क्या था, आई ओपनर था। ये क्या था, मेरे लिए आई ओपनर था। इससे मेरी आंखें जो है वो खुल गई थी। इससे मुझे पता चला कि बिजनेस जो है वो एक गेम बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी है। बिजनेस जो है वो क्या है, इंसान की जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड गेम है। तुम बस अब जैसे कि अब तक कोई हेलमेट पहन नहीं रहा था, लेकिन गिफ्ट दिया, इमोशंस जुड़ गए तो पहनना शुरू हो गए, राइट। तो ये ह्यूमन माइंड के साथ एक गेम खेलने के बराबर हो गया, उसी को हम बिजनेस कहते हैं। Reading of behavioral economics taught me that not all economic demands stem from rational thought। यानी कि
बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जब मैंने पढ़ा तो मुझे उससे इतना समझ में आया कि जितने भी इकोनॉमिक डिमांड्स होती है मार्केट में, जो डिमांड्स होती है, हर डिमांड सिर्फ रैशनल थॉट्स के हिसाब से नहीं चलती है, कुछ इरेशनल थॉट्स के हिसाब से भी चलती है। Okay, I seek something more than a degree in business studies and your prestigious institution can offer me what I seek. अब मैंने ये सोचा है कि मुझे बिजनेस स्टडीज़ करनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे एक आइडिया तो मिल गया मुझे क्या बनना है, लेकिन मुझे ये भी लगता है अब मुझे सीखना बहुत कुछ है। तो ये सब मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? आपकी प्रेस्टीजियस यानी कि आपकी बड़ी नामचीन इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में मैंने सुना है, तो मैं वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। और आपकी जितनी भी फैकल्टीज़ है सबके सब नामचीन फैकल्टीज़ है, बड़े वेल नोन फैकल्टीज़ हैं, तो जो मुझे मेरे लिए एकदम राइट एक्सपोजर है, यानी कि इनके अंडर अगर मैंने सीखा तो मैं लाइफ में बहुत कुछ सीख पाऊंगा। I look forward to novel ventures. I want to tread on unbeaten paths. यानी कि मैं ऐसे रास्तों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ऐसे बिजनेसेस ओपन करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। For me, business is not just about making money. It is the thrill of living every moment in the exhilaration of weighing choices and making decisions. तो मेरे लिए बिजनेस सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, लेकिन उन रास्तों को भी चुनना है आज तक जो उन रास्तों पर सफ़र करने नहीं निकला हो। For that I need to learn new things which are possible by taking admission into institutions like yours. तो यहाँ पर उसने लास्ट में बोल दिया है क्या कि आपके इंस्टीट्यूशन में मुझे क्यों एडमिशन चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस की स्टडीज़ को सीखने के लिए, अपनी स्किल्स, अपने क्वालिटीज़ बिजनेस की एनहांस करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, बिजनेस की स्टडी करनी है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आपके इंस्टीट्यूशन में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चों जितने भी पैराग्राफ्स मैंने लिखे थे उन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने आपको आज इसके अंदर जो है वो सिखा दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हमको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो क्या करना होता है, लिखना होता है। आई होप वी आर क्लियर विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अगर किसी तरीके का डाउट होगा बच्चों तो पहले तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझे लिखकर भेज दीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये सर आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर हमारे शेयर कर देंगे, दोनों ही पीडीएफ शेयर हो जाएगी आपके साथ में। और अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ जो होने वाला है ग्रुप डिस्कशन के ऊपर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।